हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की एक क्रैश कोर्स सीरीज़। एसएससी जेई की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल सा है, क्योंकि आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक है। बहुत बार उसको लोग छोड़ करके चले जाते हैं और एग्जामिनेशन में एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको इस टॉपिक पर देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस क्लास का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको प्रॉपर सी अच्छी सी कनेक्टिविटी इस टॉपिक के साथ मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था अबाउट द इक्विवेलेंट आर एल एंड सी। जनरलाइज फॉर्म में देखे थे कि इक्विवेलेंट फॉर्म में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या इसमें खास है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन का बेसिक्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, कि भाई इसको बेसिक्स के फॉर्म में कैसे समझते हैं। तो एक क्विक सा रिवीजन आपको मैं बता दूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप सोच रहे होंगे कि सर पिछली क्लास में तो हम लोगों ने बात किया ही हुआ था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में, तो आज की क्लास में डेडिकेटेडली इसी टॉपिक को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें इतनी सारी वैरायटीज़ हैं जिनमें से किसी भी वैरायटी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है और उन सबको सॉल्व करने का तरीका जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो आपको एक बढ़िया सा वाइड रेंज का एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन कैसा होगा और इसी के आधार पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का कैलकुलेशन भी आगे चल के प्लान कर पाएंगे। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे जो है कैपेसिटेंस को ही लेके उसमें गड़बड़ करते हैं, उसी को लेके कंफ्यूज रहते हैं ना, तो इसी से शुरुआत करते हैं, इसी को पहले बढ़िया तरीके से डिकोड करते हैं। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के केस में अगर बेसिक्स की बात करें तो हम लोग पिछली क्लास में देखे हुए थे कि अगर हमारे पास कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जस्ट एक ओवरव्यू के फॉर्म में बता देता हूँ आपको कि अगर कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर C है, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस C है, तो इसका C इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 और C/2 सिंपली इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में क्या हो गया कि ओवरऑल कैपेसिटेंस घट जाता है अगर सीरीज में रहता है। तो यही चीज अगर अपोजिट हो जाए कि अगर हम लोग बात करें पैरेलल कैपेसिटेंस की, कि हमारे पास दो इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं लाइक दिस, ऐसे, तो ये भी हमको पता है कि अगर दोनों की वैल्यू C और C है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 2C की वैल्यू का देगा। नेट इक्विवेलेंट जो होगा सीधे सीधे आप सम कर दोगे, ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, इसके पीछे का लॉजिक जो था वो भी हम लोगों ने देखा था कि प्लेट एरिया यहाँ से इंक्रीज हो गई लेकिन डिस्टेंस जो है दैट हैज रिमेन्ड सेम। तो डिस्टेंस सेम है, प्लेट एरिया बढ़ गई तो मतलब ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा उसके भीतर, और जो डिस्टेंस का जो फैक्टर था जिसकी वजह से, जिसके इन्वर्स पर आपका कैपेसिटेंस होता था, वो डिस्टेंस तो उतने का उतना ही है। तो नेट चार्ज एक्यूमुलेशन हैज इंक्रीज, तो 2 टाइम्स ऑफ C हो गया यहाँ पे। इधर पर क्या हो गया, नेट चार्ज एक्यूमुलेशन घट गया। क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। डिस्टेंस इस बार एडिटिव नेचर पे चला जाएगा, तो डिस्टेंस D1 प्लस D2 दोनों मिला के D टोटल, तो टोटल डिस्टेंस बढ़ने की वजह से प्लेट एरिया तो उतना ही रहा लेकिन जो डिस्टेंस था वो डबल हो गया पहले से। तो डिस्टेंस डबल हो गया, प्लेट एरिया उतना ही रहा है, मतलब नेट कैपेसिटेंस कम हो गई। तो ये इसके पीछे का लॉजिकल रीजन होता है। ठीक है, और इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन फिर अब नया क्या बच गया था जिसपे कि ये पूरा लेक्चर डेडिकेटेड होने वाला है और थोड़ा टाइम टेकिंग होने वाला है। क्या ये नया टॉपिक है? ठीक है, आज का सेशन भी आप देख रहे होंगे, जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देर से आ रहा है ये सेशन, थोड़ा सा डिले हो गया है, बट इंपॉर्टेंट था कि आपके लिए टॉपिक प्रॉपरली कवर किया जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट नॉर्मल सर्किट्स में सीरीज पैरेलल जब तक रहेगा आप सॉल्व कर लेंगे, स्टार डेल्टा भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, उसके फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा आपको कुछ दिन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहता है, कभी कभी क्या होता है कि सर्किट्स में इस टाइप के एलिमेंट्स को हो सकता है कि क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्यूब वाले फॉर्म में ऐसा आपको रिप्रेजेंट करके दे दे, तब आप उसको कैसे एक्यूमुलेट करेंगे। रजिस्टर का तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर के केस में क्यूब वाले फॉर्म में रजिस्टर का अगर दे दिया, स्कूल लेवल से देखते आ रहे हैं। कैपेसिटर के केस को कैसे डील करते हैं, ठीक, आपको आज मल्टीपल तरीके से बताऊंगा। लैडर का केस बताऊंगा, क्यूब्स का केस जो है वो बताऊंगा, पोटेंशियल मेथड जो है वो बताऊंगा इनको सॉल्व करने का, मतलब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहें, आप मस्त डिटेल में देखना चाहें, तो आप इस लेक्चर को जरूर से टिल द एंड देखिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और आई बिलीव कि कुछ तो नया चीज़ सीखेंगे इसमें से। सो स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
क्यूब के फॉर्म में जो कैपेसिटेंस है उसका इफेक्ट देखना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से एक क्यूब के फॉर्म में मैं कैपेसिटेंस आपको शो करने की कोशिश करता हूं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ये कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ पे दिखेंगे भाई, दे विल बी लाइक दिस। ठीक है, इधर पर भी ऐसे ही। और ये लाइन सीधे। ठीक है, और देन इसके बाद ठीक है, ऑलमोस्ट क्यूब जैसा कुछ बन गया है शायद, ये दिख रहा है ना क्यूब की तरह। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे क्यूबिकल सेक्शन है जिस पे आपको अब कैपेसिटेंस के फॉर्म में कैलकुलेट करना। रजिस्टर के लिए तो बहुत बार आप कैलकुलेट किए हुए हो, अब एक बार जरा कैपेसिटर के लिए भी कैलकुलेशन करिए तो मज़ा आएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हमको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन हमको अप्रोच लाइन अगर अच्छे से पता रहे तो दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत अच्छे से आप ऐसे सवालों को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो लेट अस सपोज कि ये सभी सेक्शंस जो हैं एक इक्वल वैल्यू का कैपेसिटेंस होल्ड करते हैं। इन सभी ब्रांचेस में इक्वल वैल्यू का कैपेसिटर लगा रखे हैं हम लोग, लाइक दिस। ठीक है, जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए जल्दी से, ताकि जब आप देखें वीडियो तो वहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ हो चुका हो। ठीक है, इसको देखने में टाइम मत वेस्ट करिए, इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, ड्रॉ करने वाला थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। तो सपोज कर लीजिए ऐसा कोई कैपेसिटेंस का हमारे पास कोई क्यूबिकल सेक्शन अवेलेबल है। अब हमको क्वेश्चन में बोलता है कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, लेकिन कहाँ पे। आज क्वेश्चन क्वेश्चन ही ज्यादा बनाएंगे, जो भी चीजें मैं समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपका बनता जाए और चीजें भी समझते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कैपेसिटेंस का क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस। क्यूब बेस्ड क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू बनाना है, और एमसीक्यू बनाने के लिए पहले कंसेप्ट तो पता रहना चाहिए कि इनको डील कैसे करना है। तो सपोज कर लीजिए आपको सवाल में, देखिए क्यूब बेस्ड क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि एक वैरायटी के क्वेश्चन आप बनाए होंगे जिसमें आपको यहाँ पर डायगोनल फेसेस पे अपोजिट डायरेक्शंस पे आपको यहाँ से ए और बी पॉइंट दे देगा, बोलेगा बताओ ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही दे, हो सकता है किसी टाइम आपको ऐसा पूछ ले, यहाँ और यहाँ पर पूछ ले इन दो पॉइंट्स के बीच में कि बताओ अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वैरायटी के क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं कि 5/6 हो रहा है, 6/5 हो रहा है, 5/4 हो रहा है, ये 6/4, जैसा भी जो भी कंडीशन आ रहा है उसको रट लेता है, और जो जो वैल्यू गिवन रहती है, जैसे मान लो 1 माइक्रोफेरेड का है तो उसको मल्टीप्लाई करके बता दिए कि इतना नेट कैपेसिटेंस है। इसमें मिस्टेक होने का बहुत चांस है। मान लो वैसा पूछा ही नहीं, मान लो आपको बोल दिया कि अच्छा ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, चलो अब बताइए अब इक्विवेलेंट कितना है। तो आपने तो ऊपर वाले का याद रखा था कि डायगोनल केस का दिया होगा तो हमको याद है डेटा, बट इसका कैसे करेंगे। चलो ठीक है, मान लो इसको भी याद कर लिए, तो अब आपको ये वाला पूछेगा। मान लो आपको बोल दिया इन दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे ए और बी है, फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो कैसे डील करेंगे, तो जब हमको अच्छे से लॉजिक और कंसेप्ट पता रहेगा आराम से डील कर लेंगे। तो दो वैरायटी के क्वेश्चंस आपको आज पहले बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द क्यूब बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड बात करेंगे अबाउट द लैडर बेस्ड क्वेश्चन। ये दोनों वैरायटी को अगर आप डील करना सीख गए तो इसके बाहर का कुछ नहीं पूछता है आपको। मेजरली अगर कंफ्यूज करने के लिए कोई चीज़ पूछा तो चाहे रजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, इनमें यही दो कॉम्प्लेक्स वैरायटीज में आती है। बाकी सिंपल वैरायटी सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा वो आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, स्टार डेल्टा नहीं जानते होंगे तो वो बचा हुआ है, वो मैं करा दूंगा आपको स्टार डेल्टा के साथ। बट फिलहाल कॉम्प्लेक्स वैरायटी पे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले जो मैं आपको वैरायटी बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो मैं वैरायटी बताने जा रहा हूँ वो वैरायटी है डायगोनल एजेस। इस वैरायटी के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, एकदम प्रॉपरली क्लियर होगा आपको कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर मेजरली क्या क्या वैरायटी होता है ना। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी दो पॉइंट बना दिए और उसको सॉल्व करना है। इसमें पहला वैरायटी आप देखेंगे डायगोनल एजेस का। सपोज कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में पूछता है कि डायगोनल एजेस पर बताइए कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है।
डायगोनल एजेस पर बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। कॉमन सा वैरायटी यही होता है, ये एक पॉपुलर सा कॉमन सा वैरायटी है जो नॉर्मली ज़्यादातर पूछा जाता है। इसका बहुत सारे बच्चों को आंसर भी याद रहता है, ठीक है। बट चलिए इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, अगर आपको ध्यान में नहीं होगा तो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। जितना बढ़िया से आप लॉजिक समझ के सॉल्व करेंगे ना, कभी भूलेंगे नहीं। और अगर याद कर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर 5/6 बताए थे कि 6/5 बताए थे। और कोई बंदा बोल दिया अगर कि नहीं 5/4 भी था शायद, तो एक नया कंफ्यूजन। तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक। चलिए इसको कैसे सॉल्व करें, क्या क्या तरीका है अपने पास, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ले आते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करेंगे हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ से। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो कुछ मत करिए, कॉपी पेन छोड़ के बस सिर्फ देखिए यहाँ पे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पर लेट अस सपोज कि हमको बोलता है कि सभी कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के हैं। सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात क्वेश्चन में दी जानी चाहिए बट मान लो नहीं दी हुई है, तो अज्यूमिंग ऑल कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल वैल्यू सी, सबकी कैपेसिटेंस सी, फेरेड माइक्रोफेरेड जो भी आपको मानना है, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने अज्यूम कर लिया। तो अब एक चीज देखिएगा आप कि अगर सपोज कर लीजिए मैं बोलूं ए से यहां कोई भी एक रैंडमली कुछ भी पॉइंट होगा, ए से यहां पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा, एक्स वाई जेड जो लिखना है आप लिख सकते हो। ए से मान लो यहाँ पे एक्स पॉइंट है, इसके बीच का कैपेसिटेंस कितना है, सी कैपेसिटेंस है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के बीच का होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप वी होगा सपोज कर लीजिए, बहुत बढ़िया। ए से अगला जो सेक्शन है यहाँ पे भी देखिए उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो अगली पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ध्यान से सुनिएगा बात मेरी। ये ए पॉइंट है, यहां से ये सी कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इधर भी सी कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इधर भी सी कैपेसिटेंस लगा हुआ है। देखिए उस सी कैपेसिटेंस को पार करने के बाद, क्योंकि सब इक्वल वैल्यू के हैं, तो इनका जो दूसरा फेस मिलेगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा मुझको, वहां पर अगर एक्स से डिनोट कर रहा हूं उसकी पोटेंशियल को, तो इधर भी वही होगा और इधर भी वही होना चाहिए। हर एक कैपेसिटर को पार करने के बाद जो कैपेसिटेंस हमको मिल रहा है या जो पोटेंशियल ड्रॉप मिला, उसके बाद जो वोल्टेज हमको इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है वो एक्स है, ठीक। तो उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ, क्योंकि हर जगह हम लोग एक एक कैपेसिटर को पार करके पहुंचे, ठीक। अब ये बी वाली साइड पे आइए। चलिए इसको सॉल्व करने का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये बी वाली साइड पे आ गए हम लोग, ठीक। बी से अगर मैं एक कैपेसिटर की दूरी पे देखूं तो क्या दिखता है, बी से एक कैपेसिटर दूर पे कोई पॉइंट दिखता है जिसकी पोटेंशियल को मैं बोल देता हूं वाई। ऐसे ही तो यहां पे भी दिख रहा है कि बी से एक कैपेसिटर की दूरी पे क्या दिख रहा है, यहां पे एक पॉइंट वाई। बी से एक कैपेसिटर की दूरी पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है वाई। ये कोई पॉइंट नहीं है ना, ये पीछे से जा रहा है, ये 3 डायमेंशनली हो रहा है। तो क्या हम लोग सारे पॉइंट की मार्किंग कर चुके हैं, क्या ऑल द पॉइंट्स आर मार्क्ड? लगता तो है कि सारे पॉइंट्स की मार्किंग हो चुकी है। चलिए अगर ऐसा हो चुका है तो एक काम करते हैं, ये सबकी अगर मार्किंग हो गई है तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पॉइंट ए। इसके बगल में मैंने क्या लिखा था, इसके बगल में ए के बाद मैंने लिखा था एक्स। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई बिलीव कि तरीके चाहे जितने भी हों, ईजीएस्ट तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सबसे आसानी से आपको आंसर तक पहुंचा दे। और y के बाद आखिरी पॉइंट पर मैं लिख रहा हूँ b। मेरे पास इस पूरी सर्किट में 4 तरीके के नोड्स हैं, 4 तरीके के जंक्शंस हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। कौन कौन से 4 वैरायटी के जंक्शंस है, एक a वैरायटी का जंक्शन है, एक x वैरायटी का जंक्शन है जो 3 जगह दिख रहा है, एक y वैरायटी का जंक्शन है और एक b वैरायटी का जंक्शन है। चारों जंक्शन मिल गए ना, चारों जंक्शन को एक सीध में अरेंज कर दीजिए। चलिए अब जितने कैपेसिटर्स आपको वहां मिलते हैं, किसके किसके बीच में लगे हुए हैं उसको यहां अरेंज करते जाइएगा, किसके किसके बीच में लगे हुए हैं उसको अरेंज करते जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी। तो सबसे पहले देखिए ए से एक्स कितने कैपेसिटर गए, 3। ए से एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ए से एक्स के बीच में दूसरा कैपेसिटर, ए से एक्स के बीच में तीसरा कैपेसिटर। देख लीजिए आप, ए से एक्स, ए से एक्स, ए से एक्स। अब ये 3 डायमेंशनल डायग्राम को मैं 2 डायमेंशनल में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ताकि आपको आसानी से सीरीज पैरेलल मिल जाए यहाँ से। दूसरा एक्स से वाई देखिए कितने कनेक्टेड है, 1 2, इस वाले से 2 कनेक्टेड है, इस वाले एक्स से भी 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, ठीक है। देखते जाइएगा कितनी एक्स है मेरे पास, 3 एक्स है।
और तीनों x से दो दो y के जंक्शन जो है वो कनेक्टेड है, तो इसका मतलब टोटल कितना है x से y के बीच में कनेक्शन? टोटल 3 2 जा 6, 6 कनेक्शन दिखता है। आप उसको काउंट भी कर सकते हैं या लॉजिकली भी ऐसे निकाल सकते हैं। 1 2 3 इधर, इधर भी 1 2 3। बोलिए समझ में आया यहां तक का पॉइंट? सभी लोग अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो रोक के दोबारा से देख लीजिएगा, बट ये समझना ज़रूरी है। सो लेट दिस बी पॉइंट y, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि x से y के कितने कनेक्शन है। देखिए इसको ध्यान से एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये एक x जो है कितने y से जुड़ता है? एक y से, दूसरे y से। वैसे ये दूसरा वाला x है, सेकंड वाला जो x है, ये कितने y से जुड़ता है? ये सेकंड वाला x अगर आप देखोगे तो ये भी एक y से जुड़ा है, दूसरे y से जुड़ा है। फिर तीसरा वाला x देखिए कितने y से जुड़ा हुआ है? थर्ड वाला x जो है यहाँ पर, ये भी इस y से जुड़ा है, इस y से जुड़ा है। तो हर एक x जंक्शन दो y जंक्शन से कनेक्टेड है, और ऐसे टोटल 3 x जंक्शन है, तो 3 इंटू 2 दैट विल बिकम 6 फाइनल कनेक्शंस। 6 फाइनल कनेक्शन यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके, तो इस हिसाब से मैंने ये बना दिया। नाउ नेक्स्ट, अब आपको देखना है y से b का कितना कनेक्शन है। उतना ही होगा जितना a से x का होगा, 3 3 बिल्कुल बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y से b के बीच में एक कैपेसिटर, y से b के बीच में दूसरा कैपेसिटर, और y से b के बीच में तीसरा कैपेसिटर। अब आपकी वो 3D सर्किट 2D सर्किट में कन्वर्ट हो चुकी है। बोल दीजिए अब यहाँ से आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही? बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ना इस पॉइंट से। अब यहाँ से तो आप बना लेंगे। अब सीरीज पैरेलल सब आता है आपको, आपको पता है सभी की वैल्यू बिल्कुल सेम है। ऑल आर ऑफ सी फेरेड, माइक्रो फेरेड, वॉट एवर यू से, तो सबकी मैग्नीट्यूड तो सी के फॉर्म में है ना। सिंप्लीफाई करते हैं चलिए। 3 C's। अब मैंने आपको बेसिक लैडर का पहले कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि बेसिक लैडर अगर है तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो वो सीरीज की तरह ऐड होते हैं बेसिकली, ठीक। तो कितने भाई? सी 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 3 है। तो इस ए पॉइंट से आप लिखेंगे एक कैपेसिटर बनाइए इसको, दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ सी। यहाँ पे कितने? 6 लगे हुए हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 6C। यहाँ कितने लगे हुए हैं? फिर से लगा हुआ है 3C। सर्किट हमारा एक स्टेप और छोटा हो गया, ठीक है। आज के वीडियो में थ्योरी वगैरह नहीं है ज़्यादा, आज पूरा न्यूमेरिकल पार्ट ही है, समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ज़्यादा है। तो आराम से आप देखिएगा और बना बना के भी देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप पे अगर आप आ गए तो अगला स्टेप तो शायद अब इसके आगे इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। फाइनल आंसर आपको बताना है। तो भाई सीरीज़ में अगर है तो पैरेलल की तरह दिखते हैं। सीरीज में अगर ये कैपेसिटेंस है तो पैरेलल की तरह दिखता है ना। तो 3C और 3C कितना बन गया? 3C/2 बन जाएगा, यानी कि 1.5C बन जाएगा। बट आप चलो 3C/2 लिख लो। अब 3C/2 इंटू 6C अपॉन 3C/2 प्लस 6C। सीरीज में ये लोग पैरेलल की तरह सॉल्व होते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 बाई 2 6 जा 12 13 14 15C। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कट गया, यहाँ बचा मेरे पास 18/15। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6/5 बचता है। 6/5 C भी बचेगा क्योंकि स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 6/5 C बच रहा है। तो फाइनली मेरे पास जो इक्विवेलेंट आया A से B के बीच में वो आया 6/5 C फैरेड। अब सपोज कर लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन के भीतर बोल दिया कि हर एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है, तो आप यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड पुट कर दीजिए। फाइनली आप यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 6 12/5 आ जाएगा। बोलता है 3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो अल्टीमेटली शॉर्टकट फाइनली ये बनता है कि जब ऐसा क्यूब हो और ऐसा डायगोनल सेक्शन हो तो आपका C इक्विवेलेंट जो वहाँ से निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 6/5C। C इक्विवेलेंट विल बी 6/5C अगर उसके सारे के सारे फेसेस, सारे के सारे जो ब्रांचेस है वो सब इक्वल वैल्यू के हैं। तो वो इक्वल वैल्यू में जो भी मैग्नीट्यूड है उसको यहाँ पुट करेंगे, 6/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दोनों डायगोनल एजेस का आंसर जो है इक्विवेलेंट के फॉर्म में वो मिल जाएगा। क्लियर? पहला वैरायटी इसी के साथ होता है कंप्लीट। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी और उस क्वेश्चन का आंसर मैं बेसिकली C के फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अननोन में जो भी वैल्यू 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, आप यहाँ पे जैसी पुट करेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट वैरायटी। क्यूब एजेस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है तो अपोजिट एजेस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन में पूछा ऐसे बनाएंगे आप, इजी है, बना लेंगे।
चलिए नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं, टाइप 2। अब सेम वैसे ही क्यूब का क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं टाइप अब चेंज करने जा रहा हूं इसका। ठीक है, टाइप जो है मैं चेंज करने जा रहा हूं। तो आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता इससे, लेकिन एक पेपर में एक सवाल दिख सकता है आपको। एक एक पूरे आपके 200 क्वेश्चंस के पेपर में हो सकता है कि एक सवाल पूछ दे इस वैरायटी का। अगर वो एक भी सवाल अगर पूछा है ना, तो हमसे बनना चाहिए, छोड़ के नहीं आ सकते। चलिए अगला वैरायटी का क्वेश्चन बनवाता हूँ आपसे। अब एक काम करते हैं, इस बार अपोजिट फेसेस के क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इन दो एजेस पर पूछ लिया। ये सब एक ही बार आपको पढ़ना है, उससे शॉर्टकट निकल के आएगा और उसी को फिर आप डेटा के फॉर्म में यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट बोल दिया, यहाँ पे इस बार बी पॉइंट बोल दिया, बोलता है सारे कैपेसिटेंस इक्वल वैल्यू के हैं, लेट अस अज्यूम कि सबकी वैल्यू सी के फॉर्म में। ठीक है, सभी की वैल्यू सी के फॉर्म में, तो इसको मैं टाइप 2 पे लिख देता हूँ यहाँ पे। अपोजिट फेसेस इक्विवेलेंट, अपोजिट फेसेस इक्विवेलेंट। तो ये अपने सामने एक क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी assuming each capacitance of C farad, assuming each capacitance। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, और ये डायग्राम जो है ये अपनी कॉपी में पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, और ये जो डायग्राम है इसको अपनी कॉपी में आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है अपोजिट फेस इक्विवेलेंट या डायगोनल फेस इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। अपोजिट फेस इक्विवेलेंट भी इसी को बोलते हैं, और इसी को डायगोनल फेस इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ये वैरायटी का नाम आप भूल जाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आना चाहिए, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम अगर ध्यान में है तो पढ़ने के समय आपको प्रॉपरली सीक्वेंसिंग करते बनेगा कि हाँ इस वैरायटी की इतनी चीज़ें मुझे पढ़नी है, और एकदम प्रॉपर आपको क्वांटिफाई करते बनेंगी चीज़ें, कि मुझे क्वांटिटी पता रहेगा कि हाँ मुझे ये 5 वैरायटी अगर मैं पढ़ लिया तो सब कंप्लीट हो जाएगा। वो करने में आसानी होती है, बस इस वजह से ये नाम मैं बताता हूँ आपको। अदरवाइज नाम भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फॉर्मेट ध्यान रखिएगा कि कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व होना है इन क्वेश्चंस को। चलिए ठीक है, ये आ गया अपना सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। फेस डायगोनल का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, फेस डायगोनल का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने एक वैरायटी पर है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको चार्जेस के मेथड से सॉल्व करना बताता हूँ। इसका सोल्यूशन मैं आपको बेसिक चार्ज के फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमको देखना है ये। अब एक कंडीशन देखिएगा, अगर सपोज कर लीजिए इस ए पॉइंट से मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से कुछ चार्जेस जो है वो मैं भेज रहा हूँ सर्किट में, यहाँ से कुछ चार्जेस Q1 Q2 इस फॉर्म में मैं भेजता हूँ। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। इस वाली सेक्शन से जब मैं चार्ज भेजूंगा तो ये Q1 चार्ज यहाँ से एंटर करेगी, इधर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ भी होगा इतना पता है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर इस ब्रांच पे वापस से Q1 तो आ ही जाएगी। इधर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं पता हमको, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सब कुछ मिला जुला के एट द एंड इस अंतिम ब्रांच पे, इस लास्ट सेक्शन पे जितना यहाँ से एंटर किया था उतना ही लीव करेगा। किरचॉफ करंट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो Q1 यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, बराबर चार्ज जितना यहाँ से जा रहा है, चूंकि सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू बराबर है तो ये भी पाथ इक्वल है। इधर से भी मैं चार्ज Q1 भेजूंगा, इधर अब कितना डिवाइड हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरफ तो Q1 ही आएगा बाहर आउटपुट में। ये दूसरे वाले सिरे पे क्या आएगा, अभी भी Q1 चार्ज ही मिलेगा मुझको बाहर आउटपुट पे। समझ रहे ना इस बात को? ठीक है, क्या इधर पर भी ऐसी होगा क्या? नहीं, यहां से आने के बाद ना फिर दो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहां हो सकता है कि कोई अलग चार्ज जारी होगी। कितनी अलग चार्ज? यहां पर जो चार्ज जारी होगी, लेट इट बी चार्ज QX Q2 जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ पे अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, बट ये हमको पता नहीं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट एक चीज़ तो तय है कि अगर यहाँ से चार्ज QX जा रही है, ये दो पॉइंट में डिवाइड होते हुए अगर इस सिरे पे आप देखोगे तो इधर भी QX ही बन के मिलेगी। जितनी चार्ज इस ब्रांच से बाहर जाएगी
उतनी ही चार्ज यहाँ वापस आएगी। अंदर अब कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हमको नहीं पता, अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं पता। सिमिलरली इधर पर भी आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे अगर हम QX भेजते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग QX भेजते हैं तो इस ब्रांच के अंदर से भी QX ही रिटर्न होगा, इसके अपोजिट फेस से वहाँ से भी QX ही रिटर्न होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमको समझ में आता है कि हाँ इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके का तो है। बट एक दिक्कत है यहाँ पे। क्या दिक्कत है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब मैंने बोला कि इधर की चार्ज Q1 है, इधर की चार्ज उतनी ही Q1 मिल रही है, तो बताइए इस पॉइंट पर फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है? इस पॉइंट पर ये वाली जो ब्रांच है, क्या इसमें कोई फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि एट द एंड तो मेरे को उतनी ही चार्ज मिल रही है, बाहर बाहर मेरे को उतनी चार्ज मिल रही है, तो ये सेक्शन तो सेम पोटेंशियल का है। अच्छा, जितना पोटेंशियल यहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो x है, वैसे ही पोटेंशियल तो यहाँ पे भी बन रहा है x। देखिए डायगनली दोनों सेक्शन का पोटेंशियल जो है वो तो बराबर है, क्योंकि यहाँ से भी Q1 जा रही है तो बाहर Q1 ही निकल के आ रही है, डिवाइड नहीं हो रही ना। Q1 माइनस Q2 ऐसा वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल सेम है, जितना भी मैं भेज रहा हूँ पूरा का पूरा मुझे आउटपुट में मिल रहा है। तो इस ब्रांच के अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा है। या ऐसा आप बोल सकते हो कि इस ब्रांच सेक्शन का तो पूरा पोटेंशियल सेम है, और अगर सेम है तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर करंट का फ्लो नहीं होगा, अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं ना। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम में फिर मुझे इसका क्या काम, नहीं हटा सकते क्या? फिर मुझे इस वाली ब्रांच का कोई काम ही नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये देखिए ये ब्रांच एक हट गई। अच्छा, ये ब्रांच हटेगी तो फिर सामने वाली ब्रांच भी हट जाएगी, पोटेंशियल का जब कोई सीन ही नहीं है। तो ये ब्रांच को भी आप हटा दो, ये देखो ऐसे रिमूव कर सकते हैं इतने को। वहां पे पोटेंशियल का कोई चेंज का सीन ही नहीं है उधर, है ना, उधर किसी भी प्रकार का कोई सीन नहीं है। ऐसी कोई सर्किट बचेगी अपने पास। ये सर्किट विजुलाइज कर पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, देखिए ये सर्किट ध्यान से विजुलाइज करिएगा। मैंने अपोजिट एंड्स को हटा दिया दोनों साइड से। क्यों हटा दिया? क्योंकि पोटेंशियल सेम था, वहाँ करंट का कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। अगर करंट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अपोजिट एंड्स को ऐसे हटा सकते हैं, तो क्या हम लोग अब बचे हुए पोर्शंस को ड्रॉ करके कुछ इक्विवेलेंट के फॉर्म में बता सकते हैं क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ का कैपेसिटेंस सी है, यहाँ का कैपेसिटेंस सी है, दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गए, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे? C/2। इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जानी चाहिए फिर? C/2 हो जानी चाहिए। अच्छा, और ये वाला सामने वाले कैपेसिटर के साथ इधर भी देखो, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर जो है आपके वो सीरीज में आ गए। अगर ये दोनों भी ऐसी सीरीज में आ जाते हैं तो फिर इनका भी इक्विवेलेंट C/2, और आपस में जब सबको आप सॉल्व कर दोगे तो बचेगा आपके पास कितना? C कैपेसिटेंस बचेगा। कुछ ऐसा टाइप का हम लोग अरेंजमेंट सोच सकते हैं क्या? इधर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग सोच सकते हैं क्या? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ए और बी फेस पहले तो बनाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर ए फेस बना देते हैं और यहाँ पर फेस बी बना देते हैं। ठीक है, अपोजिट फेसेस के बीच में हो रहा है ना सॉल्व, तो इसको जरा उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मुझे दिखता है कि ए से बी के बीच में, ये वाले ए से बी के बीच में क्या क्या आ चुका है यहाँ पर? देखिए ए से बी के बीच में मुझे दिखता है कि इस तरफ एक कैपेसिटर, इस तरफ मुझे दिख रहा है एक कैपेसिटर। ठीक है, अब ये एक कैपेसिटर जो है इसके साथ इधर पर दिखता है C/2। किसका किसका कॉम्बिनेशन? इसका और इसका कॉम्बिनेशन। C और C सीरीज में है, C/2 बन गया। इसी के ठीक नीचे फिर से C/2 दिखेगा। चलिए बढ़िया, परफेक्ट है। इधर भी C/2 दिख रहा है। B को थोड़ा कहीं और प्लेस करते हैं, नहीं तो जगह कम हो जाएगी यहाँ पे। ये दोनों जगह का, यहाँ का C/2 और यहाँ का C/2 ये दिख रहा है। फिर यहाँ से एक कैपेसिटर और है, तो एक कैपेसिटर और बना देता हूँ, और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बी पॉइंट पे। इसके बाद पहुंचते हैं बी पॉइंट पे। अच्छा, वैसे ही नीचे वाले तरफ पर क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो लोअर सेक्शन पे क्या है हमारे पास? यहां से देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से कितना आ जाएगा? C/2 आ जाएगा। तो देखिए इस वाले पोर्शन के अंदर से, यहां से तो डायरेक्ट है, यहां से तो डायरेक्ट है, क्या है भाई? C/2। ठीक है, इस तरफ का पोर्शन पैरेलल में क्या है? फिर से C/2। वापस से मैं इसको 2D में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब कुछ मिलके B से जुड़ता है यहां से। अब शायद ये वाला सर्किट आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी दोनों जगह पे C और C कैपेसिटेंस है, यहां पे भी C/2 है।
बताइए, ये वाली सर्किट में हट जाता हूँ, आप सर्किट का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ये वाली सर्किट आप सभी को क्लियर हुई क्या? क्या ये वाली सर्किट आप सबको क्लियर हुई प्रॉपर? देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो नीचे इन दोनों सेक्शंस पर C/2 है, ऊपर C है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर B है इधर A है। चलिए सॉल्व करते हैं। C/2 और C/2 को पैरेलल करूंगा तो C आएगा मेरे पास। दोनों पैरेलल में, पैरेलल में है, इसका मतलब क्या हो गया? पैरेलल में है मतलब सीरीज जैसे सॉल्व होगा। C/2 हाफ प्लस हाफ दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये अब एक बार फिर से सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये कैपेसिटेंस मेरे पास बन जाएगा कैपेसिटेंस C। ठीक है, इधर का कैपेसिटेंस भी है, ये भी बन जाएगा C। फिर नीचे के पोर्शन में क्या है? यहाँ पे भी तो कैपेसिटेंस C है ना, C/2 और C/2, ये भी कितना बनेगा? C बनेगा। इसको बना दीजिए पॉइंट B, इसको बना दीजिए पॉइंट A। तो ऊपर के सेक्शन में जब तीनों को सीरीज निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा C/3, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे C। करिए सॉल्व, देखिए तो सिंप्लीफाई हो गया क्या? 3D से 2D में आ गया क्वेश्चन। अब दोनों का पैरेलल कर दीजिए आप, तो C/3 प्लस C दैट इज इक्वल टू 4C/3, एंड दिस इज योर आंसर। अगेन सेम थिंग है, शॉर्टकट वही है कि आप इसमें जो भी कैपेसिटेंस क्वेश्चन में बोला होगा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 4C/3 आप सभी का आंसर आना ही चाहिए इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब आपको अपोजिट, डायगनली अपोजिट फेसेस का बोलेगा क्वेश्चन में, किसका बोलेगा देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन का अंतर समझ में आ रहा है? अपोजिट फेस इक्विवेलेंट अगर पूछता है कभी क्वेश्चन में, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफर हो गया, आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो 5C/6 अगर याद करके रखे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका क्या बताया मैंने आपको? इसी तरीके से आपका पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो इस 3D से 2D में कन्वर्ट करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट। जो जिसने ये पार्ट सही से कर लिया, इसके आगे फिर कुछ नहीं है। यहाँ से तो आप सॉल्व कर लोगे। मैं अगर क्वेश्चन को इतने पर लाके छोड़ देता तो भी आप आंसर निकाल लेते, बट इस पॉइंट से इस फेज तक लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप वो समझ गए तो आगे का कैलकुलेशन मैटर नहीं करता है। आंसर फिर है सीधे सीधे आपके पास कि भाई 4C/3 होगा इसका। तो जो भी कैपेसिटेंस बोलेगा सवाल में, 2 माइक्रोफैरड बोलेगा तो 2 रख दीजिए, 3 बोलेगा 3 रख दीजिए। क्लियर है, बना लेंगे। सेकेंड वैरायटी का क्वेश्चन है क्यूब का ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेटा मैं नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर कुछ भी, क्योंकि डेटा क्वेश्चन में अलग अलग दे सकता है। हो सकता है कोई डेटा ना दे, खाली कैपेसिटेंस C बोल दे तो भी ठीक। 1 2 3 माइक्रोफेरेड कुछ दे दे, उसको भी पुट करके बनाइएगा। तरीका तो वही है, फिक्स है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या किया था? मैंने यहाँ पर आपको बताया कि फेसेस जो है, अपोजिट फेसेस, भाई जितनी चार्ज एंटर कर रही है, एंटरिंग चार्ज इक्वल टू लीविंग चार्ज की जितनी लीव हो रही है बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। इसका मतलब दोनों सेक्शंस इक्वल पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब इस ब्रांच का कोई नीड ही नहीं है। ये वही हाल है जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का जब आप सॉल्व करते हो और जब आर्म्स बैलेंस रहते हैं, तो बैलेंस आर्म्स के होने की वजह से क्या होता है कि बीच की ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि पोटेंशियल बराबर हो जाती है दोनों तरफ। तो अगर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है तो उसको नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चंस में मिडिल की ब्रांच का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। ऊपर की सीरीज कर दिए, नीचे की सीरीज कर दिए, आपस में पैरेलल कर दिए, वो बीच वाली ब्रांच को भूल गए। वैसे ही यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन ब्रांचेस को आप रिमूव भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको या इसको आप रिमूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है आपका इन दोनों सेगमेंट्स पर सेम है, और सेम पोटेंशियल है तो कोई करंट फ्लो होने का सवाल ही नहीं उठता इसके अंदर। चलिए ठीक है, तो उससे आपका न्यू सर्किट है, और न्यू सर्किट को 3D से 2D में ले आए, बन जाएगा सभी से मस्त तरीके से। चलिए अगला वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराते हैं, और नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं आज, फिर से क्यूब का क्वेश्चन। ठीक, क्यूब में और क्या पॉसिबिलिटी है? चलिए क्यूब में एक और पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। क्यूब के क्वेश्चंस में और क्या पॉसिबिलिटी है? तो डायगनली अपोजिट पढ़ लिए, ठीक है, अपोजिट फेस का पढ़ लिए, ठीक है। अब एजेस का, अपोजिट एज का क्वेश्चन बनाते हैं एक। इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से, न्यू क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई ये सब नाम वाम हटा देता हूँ मैं। ये एकदम फ्रेश न्यू क्वेश्चन आपके लिए बन गया यहाँ से। ठीक, तो लेट अस सपोज कि अब अपोजिट एजेस का क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे आप बनाओगे? है ना, ये दो अपोजिट एजेस हैं, ये दो अपोजिट एजेस हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इनके बीच का आपको क्वेश्चन पूछ लिया, लिख लेते हैं पहले तो, वैरायटी लिख देते हैं इसके ऊपर, कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज opposite edges
इक्विवेलेंट अपोजिट एजेस का इक्विवेलेंट पूछा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ताकि आगे चल के जब एमसीक्यू बनवाऊंगा ना मैं आपको, तो ये सब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट से आप बना लेंगे। लेकिन अब उस समय अगर आप ये पढ़ने का सोचेंगे तो वो एमसीक्यू में डिले हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जितने भी हम उस सेशन में बना रहे होंगे, फिर वो बना नहीं पाएंगे, फिर उससे कम क्वेश्चन बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमको उस पॉइंट पे रुक के फिर ये पूरा कंसेप्ट फिर से समझना पड़ेगा। अभी अगर आप पहले से समझ के रखें, पहले से पढ़ के रखें, ये क्रैश कोर्स चलाने का मकसद ही यही है कि आप पहले से ही सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ के कंप्लीट कर लें। जब एमसीक्यू पे हम लोग पहुँचें तो धड़ाधड़ बिल्कुल मस्त तरीके से आप एमसीक्यू बनाते जाएं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं जरा, एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन। अपोजिट एजेस का इक्विवेलेंट अगर पूछ लिया, कैसे बनाना चाहिए? तो अगेन इसका क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन में बोलता है, सेम ही थिंग है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी considering the equal value capacitance C farad, considering the equal value capacitance C farad। क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, जूम आउट कर देता हूं इसको। ये पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर एक फेस पर दिखाई दे जा रहा है, अब इसको आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहां से इसको शुरुआत करेंगे। यहां पर ए पॉइंट मुझे यहां पर दिखता है, बी पॉइंट यहां पर दिखता है। ठीक, ए से इसके बाद मतलब एक कैपेसिटर की दूरी पर एक और जंक्शन फॉर्म हो रहा है, उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, एक्स वाई जेड एनीथिंग, 1 2 3 4 कुछ भी नाम रख दो आप। ए के जस्ट एक कैपेसिटर की दूरी पे एक जंक्शन है जिसकी पोटेंशियल को मैं एक्स मान लेता हूं, जैसे पहले कर रहा था। बी से भी कुछ दूरी पर एक पहला जंक्शन है जिसकी पोटेंशियल को मैं वाई मान लेता हूं। चलो कलर कुछ और शो कर देते हैं, आप बोलते हो तो। इसकी पोटेंशियल को मैं यहां से वाई के फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, तो ए से जुड़ा हुआ पोटेंशियल, मतलब ए से एक कैपेसिटर की दूरी पे जो पोटेंशियल है दैट इज एक्स। बी से जो जस्ट पीछे एक कैपेसिटर की दूरी पे जो सेक्शन है उसका पोटेंशियल को मैं वाई मान लिया। ठीक, सेम ऐसे ही, क्योंकि ये क्यूब है, इसके सारे फेसेस बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे ना, बिल्कुल बराबर होते हैं। जब अपन इसका एरिया का भी कैलकुलेशन करते हैं तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पीछे के फेस को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब फ्रंट के फेस में भी तो यही होगा ना, सामने के फेस में भी यही होगा। ए से एक कैपेसिटर की दूरी पर यहाँ का भी पोटेंशियल एक्स होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल वाई होगा, बी से उतनी दूरी पर। सेम कंडीशंस होंगी यहाँ पे, है ना, कंडीशंस यही होंगी। तो इसका एक्स और वाई ना लिख के फेसेस पे मुझे लिखना है, तो मैं इसका नाम बदल के कुछ और कर देता हूँ। मैं इसका नाम बदल के लिख देता हूँ कि यहाँ की पोटेंशियल को मैं P बोल देता हूँ, और B से उतने दूरी पर जो पोटेंशियल होगा अलग कलर से शो करते हुए इसको Q बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो पूरी सर्किट जो मेरी 3D सर्किट है वो इन्हीं 4 टाइप के पॉइंट्स के बीच में बनी हुई है, और इक्वल पोटेंशियल के ये सब सेक्शंस हैं। इक्वल पोटेंशियल के ये सारे के सारे सेक्शंस हैं। पॉइंट को ध्यान दे दिए क्या? पूरा पॉइंट नोट कर लिया आप लोग? पूरा का पूरा पॉइंट जो है आपने नोट कर लिया क्या? डन, चलिए ठीक। अब ये देखिए x और y पॉइंट्स को अगर मैं सामने के फेस से मिलाऊं तो मुझे ये p और x एक ही दिखता है, q और y एक ही दिखाई देता है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। तो फिर अलग अलग नाम क्यों लिखना? तो एक काम करते हैं, इसका नाम जो है अभी के लिए सेम लिख देता हूं मैं। क्या सेम? जो x है उसको x ही लिख देता हूं, ये वाला हिस्सा भी x है। अच्छा, b के जस्ट एक कैपेसिटर की दूरी पे वहां पे y था, तो इधर भी y ही होगा, y ही होगा। ठीक है, लेकिन अब a से 2 कैपेसिटर की दूरी पे हो सकता है कि कुछ और पोटेंशियल हो सकता है, क्या होगा ही, कोई अलग पोटेंशियल होगा। x यहाँ पे था, x यहाँ पे भी है, इधर पे भी x हो सकता था, बट यहाँ पे तो b पॉइंट दिया है ना, तो यहाँ x मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पुराना एग्जाम्पल अलग था, यहाँ पे तो आपको खुद ही एक b पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल x लिख देंगे और बोलेंगे कि सर ये इसके बराबर है, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ये सप्लाई सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं लिख सकते हम लोग। अब हमको पता है कि यहाँ से x से और पीछे और y से और पीछे भी जो पोटेंशियल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। x से पीछे कुछ पोटेंशियल होगा, लेट अस सपोज पोटेंशियल p होगा,
ठीक। और y से भी पीछे कोई पोटेंशियल होना चाहिए, तो y के भी पीछे एक पोटेंशियल है जिसका नाम मैं लिख देता हूं q। y से पीछे एक पोटेंशियल है जिसका नाम मैं लिख देता हूं q। ठीक है, तो अब मेरे पास देखिए फ्रंट फेस में क्या आ गया, ए बी एक्स वाई पी क्यू। ये पूरा सामने के फेस का है और ऐसे ही पीछे के फेस में सेम सिमेट्रिसिटी के साथ रिपीट हो रहा होगा सारा कुछ। बताइए ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर? ये पूरा पॉइंट अच्छे से देख लीजिए, पॉइंट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब अगर ये चीज क्लियर हो गया है तो सोल्यूशन बनाने में बड़ा ध्यान से अब मैं 3D से 2D कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये वाला पॉइंट बड़ा जरूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चाहे तो अभी मत नोट करिए, अभी सिर्फ देख लीजिए आप। तो मेरे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट के बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक्स। ए के बाद अगला पॉइंट क्या है, ए के बाद अगला पॉइंट है सर एक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई एक्स पॉइंट। ठीक, और क्या क्या, और देखिए यहाँ पीछे पी पॉइंट है, फिर क्यू पॉइंट है, फिर वाई है और फिर बी है। ठीक है, ए के बाद एक्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज पी, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा क्या, इसको नीचे लेके चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दिस इज क्यू, फिर अगला जो पॉइंट है वो है y, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है b, फिर जो अगला पॉइंट है दैट इज b। थोड़ी बड़ी सर्किट जैसी दिखाई देगी यहाँ पे। इन पॉइंट्स को मैं लेकर के थोड़ा सा और आगे चलता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको पूरी सर्किट ट्रेस करनी है अभी। ठीक, पी क्यू वाई, और एक पॉइंट छूट गया क्या, एक बी पॉइंट छूट गया जहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। देख लीजिए एक बार सीक्वेंस पूरा प्रॉपरली मैंने कौन कौन से सेगमेंट्स को ट्रेस किया हुआ है। ये पूरा ए बी एक्स वाई पूरा का पूरा सेक्शन आपके सामने ट्रेस्ड है। तो ए एक्स पी क्यू वाई बी ये पूरा सीक्वेंस मैंने रखा कि ए से मुझे एक्स दिख रहा है, एक्स से हम पी पे पहुंचे, पी से क्यू पे पहुंचे, क्यू से वाई पे और वाई से बी पे। अब सर्किट ड्रॉ करते हैं इसके बीच में, इसके बीच में अब सर्किट को बिठाते हैं, देखते हैं सर्किट कैसी बन रही है। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसी के अक्रॉस हमको क्वेश्चन ने पूछा। अब जल्दी जल्दी से बनाइएगा। देखिए ए से एक्स एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ए से एक्स दो कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, एक कैपेसिटर एक और कैपेसिटर, और दिखेगा तो बात करेंगे। फिर अब देखिए एक्स से पी लगा हुआ है, एक्स से वाई भी एक लगा हुआ है ऊपर वाले एक्स से, तो एक्स से पी में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस एक्स से वाई की तरफ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे। फिर देखिए इस एक्स का काम हो गया ना, अब ये वाला एक्स पे आते हैं। इस एक्स से भी वाई की तरफ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस एक्स से भी एक पी की तरफ लगा हुआ है, तो एक्स तो वही है हमारे पास। तो इस एक्स से एक नई लाइन के थ्रू बना देता हूँ, वाई की तरफ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसी एक्स से पी की तरफ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एक्स का काम कंप्लीट। ठीक है, अब पी से देखते हैं, पी से क्यू में एक कैपेसिटर, पी से एक्स तो हो चुका है, तो पी से क्यू के बीच में एक कैपेसिटर। ठीक है, और कुछ दिखता है क्या? अब चलो वाई पे आते हैं, क्यू पे पहुंच गए ना, चलो ठीक है। क्यू पॉइंट को देख लीजिए, कुछ दिख रहा है क्यू से वाई पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, क्यू से पी तो हो गया, क्यू से वाई की तरफ एक कैपेसिटर। ठीक, क्यू से वाई, क्यू से वाई, दो बार वाई है तो दो कैपेसिटर क्यू से वाई की तरफ जोड़ दीजिए। ध्यान से देख देख के एक एक का नंबरिंग आप कर दीजिएगा, एक एक का नेमिंग जो है आप कर दीजिए। तो क्यू से दो वाई कनेक्टेड है, एक पी कनेक्टेड है, तो पी वाला तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, दो वाई का कनेक्शन बना दिए। ठीक है, अब वाई से क्या क्या निकलता है? अब देखिए वाई से एक एक्स का कनेक्शन है जो कि हम लोग यहाँ पहले ही दिखा चुके हैं। वाई से एक दूसरा एक्स का कनेक्शन था, कहाँ पर था, ये वाले वाई से इसका कनेक्शन, ये भी दिखा चुके हैं। वाई से बी भी जुड़ा हुआ है एक कैपेसिटर के थ्रू, तो मैं वाई से बी के बीच में एक कैपेसिटर बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया। इस वाई से भी बी जुड़ा हुआ है, तो मतलब वाई से बी के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया, ये भी ठीक है, वाई से बी भी हो गया। वाई से एक्स बना चुके हैं, देखिए वाई से एक्स ये वाला भी बन चुका है। तो ये इतना कैपेसिटर हम लोग दिखा चुके हैं वाई से, बाकी और कोई किसी का कनेक्शन नहीं है। ए से बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है जो छूट गया था, देखिए यहाँ पे ये छुप के बैठा हुआ था, इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी आपको इनिशियली पढ़ रहे हैं तो लेंदी दिख सकता है,
लेकिन टेक्निक आप एक बार समझ जाएंगे ना तो फिर जल्दी बना लेंगे आप। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट ये समझ आ जाएगा एक बार तो बनने लग जाएगा। तो बस 3D से 2D में कैसे कन्वर्ट करना है वो तरीका आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, वो एक बार जान गए तो सब बन जाएगा। ठीक है, आई बिलीव कि पूरी सर्किट अब आपकी रेडी हो चुकी है। अब सभी की वैल्यू सी, कैपेसिटेंस सी फैरेड माइक्रो फैरेड का मान लो अगर आप, तो देखिए क्या क्या दिखता है यहाँ पे। सी और सी कितना हो गया यहाँ पे, C/2 आ गया। चलिए ड्रॉ करते जाता हूँ मैं। तो दिस इज C/2। यहाँ पर कितना आ गया, इधर पर भी C/2। और देखिए इस तरफ एक कैपेसिटेंस सी, फिर इस तरफ इन दोनों के बीच Q से Y के बीच में C/2। और क्या दिखता है, Y से B के बीच में फिर एक C/2। ठीक है, C और C, अरे सॉरी एक सेकेंड, दिस होल थिंग विल बी 2 टाइम्स ऑफ C ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको सुधार लेते हैं, दोनों पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे। दिस इज 2C, ये भी 2C हो जाएगा ये वाला, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये भी 2 टाइम्स ऑफ C, और लास्ट में भी 2 टाइम्स ऑफ C आ जाएगा एट पॉइंट B। अब इधर से देखिए क्या पैरेलल है, X से Y के बीच में एक पैरेलल है। नाम नहीं लिखा ना मैंने, सबका नाम लिख देता हूँ। दिस इज A, दिस इज X, ये मेरा P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहाँ पर Y पॉइंट है और यहाँ पर B है। ठीक, तो X से Y के बीच में, X से Y के बीच में एक और एक 2 कैपेसिटर लगे हुए थे। ठीक है, X से Y के बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, दोनों को पैरेलल कर दूं तो कितना आ जाएगा, X से Y के बीच में फिर मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C। सही बात है ये। और किसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और कहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस बाहर से एक कैपेसिटर A से B के बीच तक है। तो इसको लास्ट में देखेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं C। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, सर्किट थोड़ी छोटी हो गई क्या। अब देखिए आपके पास 2C और C, ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में है, पैरेलल विद 2C है। तो उसको सीरीज वाले को पहले सॉल्व कर दीजिए। तो आपके पास देखिए 2C यानी कि 1/2C प्लस 1/2C प्लस 1/C, ऐसा है केस। 2C और 2C दोनों मिला के C आ गया, और C और C मिला के हाफ हो जाएगा। शॉर्टकट में सॉल्व करिए, C इक्विवेलेंट ऐसे मत निकालिए, बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, नहीं तो ये मत करिए, टाइम टेकिंग है। हमको शॉर्टकट तो पता है ना लैडर का। तो अगर 2C और 2C सीरीज में है तो पैरेलल की तरह सॉल्व होंगे, तो मतलब 2C/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू C। और C और C जब सीरीज में सॉल्व होंगे तो वो फिर पैरेलल की तरह बनेंगे, दैट इज C/2। तो अब आपका सर्किट जो है वो ऐसा इक्विवेलेंट आपको देगा। कैसा इक्विवेलेंट देखिए, अब यहाँ पे आपके पास पहले से 2C था, ये बाहर का, फिर उसके साथ अंदर अब बीच में आपके पास आ जाएगा C/2 इनके इक्विवेलेंट से। ठीक है, C और C/2। ठीक है, इसके साथ पैरेलल में क्या है आपके पास, इसके साथ पैरेलल में है फिर से 2 टाइम्स ऑफ C, और इधर है 2C, और सबसे बाहर से हमारे पास है एक कैपेसिटेंस C का। ठीक, पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सर्किट छोटा होता चला जा रहा है ना, बना लेंगे इसके आगे। अब देखिए C/2 और 2C दोनों का पैरेलल है, ऐड कर दीजिए, C/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C, 2 2 4 and 1 5, 5C/2। इसका रिजल्टेंट आ गया। अब 5C/2 आपके 2C और 2C के साथ सीरीज में है। अब देखिए ऐसा हो जाएगा, 2C यहाँ पे हो गया 5 टाइम्स ऑफ C/2, यहाँ पे हो गया फिर 2 टाइम्स ऑफ C, और सबसे बाहर में पैरेलल में लगा हुआ है C। क्वेश्चन और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। 2C और C, 2C का क्या बन जाएगा, C बन जाएगा कैपेसिटेंस। अब C और 5C/2 को सॉल्व कर दीजिए। सो नाउ C इंटू 5C/2 अपॉन C प्लस 5C/2, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5C का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 और 5 7C। 2 और 2 कट गया, C और C यहाँ से कट गया, आपके पास बचा 5/7 टाइम्स ऑफ C। कहाँ पर, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना बचा, 5/7C। तो आप लिखेंगे इसको ऐसे, ये हो जाएगा 5/7C, और यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल विद C, A और B के बीच का। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, तब एकदम सही से आंसर आएगा। घबरा जाएंगे तो गलती हो जाएगी किसी पॉइंट पे। तो 5/7C प्लस C पैरेलल में है ना, तो सीरीज के जैसे सॉल्व हो जाएगा। दिस विल बी योर C इक्विवेलेंट। तो मतलब ये हो जाएगा 7 और 5, दैट इज 12C/7 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट। ये थोड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा ये लेंथीएस्ट मेथड अगर इस पूरे वैरायटी के अंदर का था, क्यूब के वैरायटी का, तो वो यही था। तो सबसे बड़ा मेथड भी आपको अब पता है कि सबसे लेंथीएस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो सकता है। मेन क्या है आपके लिए, जो शॉर्टकट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो ये रहेगा।
तो ये शॉर्ट ट्रिक का ऑपरेशन था। मैं आपको डायरेक्टली बोल देता कि 12c/7 लिख देना, मैं आपको चाहता तो इस पॉइंट पे मैं सीधे ये बोल देता कि बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका ये है कि जब आपको जब जब अपोजिट एज का इक्विवेलेंट पूछे तो सीधे 12/7c लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इजी था ना बताना। यहाँ पर ट्रिक बोल के मैं आपको बोल देता कि 12/7c लिख दो, यही आंसर है। बट उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कंसेप्ट भी तो होता है ना ट्रिक के पीछे। बिना कंसेप्ट के ट्रिक जो है वो सिर्फ एक हवे में तीर चलाने वाला ट्रिक हो जाता है, जो किसी पॉइंट पर फेल भी हो सकता है। उसका कई बार लोगों को उसका वो नहीं पता होता है कि किस पॉइंट पे जाके वो डूब जाएगा वो ट्रिक। तो वो नहीं होना चाहिए, हमको एकदम प्रॉपर लॉजिक से पता चलना चाहिए कि पूरे कैलकुलेशन से आया हुआ चीज़ है, उसको एज अ ट्रिक आप यूज़ करिए, देखिए हमेशा काम आएगा। अब आपको जो भी कैपेसिटेंस दिया हो अब देख के सॉल्व कर सकते हैं आप, सीधे सीधे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 7 लिखिए, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हम इतना बड़ा मेथड सॉल्व करेंगे? नहीं, इसीलिए एसएससी के लिए जब पढ़ते हैं तो हमेशा 3 फेज में पढ़ाई करना पड़ता है हमको। एसएससी जेई के लिए जब पढ़ते हैं या किसी भी जेई एग्जामिनेशन के लिए जब पहली बार प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं ना, तो हमेशा 3 फेज स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फर्स्ट फेज ऑफ स्टडी जो होता है उसमें थॉरोली आपको पूरा थियोरिटिकल पार्ट, पूरा उसका कंसेप्ट पार्ट, डिटेल्ड फॉर्म में न्यूमेरिकल पार्ट ये जरूर बनाना चाहिए। उसके बाद ही आप एमसीक्यू पे जाइए तो कोई मतलब है। पहले से हम लोग एमसीक्यू बनाने लग जाएंगे, अभी अभी तो जिस समय जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो बन जाएगा, बट एक्चुअल में उसके पीछे का या उसकी वैरायटी का जो हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है, वो मिस हो जाएगा। और वो अगर मिस हुआ ना तो फिर वो उस पॉइंट पे क्लियर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तो रेस लग जाती है। तब हर कोई दूसरा पर्सन जो है वो एमसीक्यू बनाने में लगा हुआ है। आप 50 एमसीक्यू बना रहे हो, आपका दोस्त फ़ोन करके आपको बताएगा कि भैया मैंने तो आज 150 लगा लिए, आज मज़ा आ रहा है, आज 150 एमसीक्यू बन गए करके, तो आप वहीं टेंशन में आ जाओगे। फिर आपको लगता है कि आप पढ़ने के माइंडसेट पर रहोगे, पॉसिबल ही नहीं। आपको लगेगा कि पढ़ूंगा तो टाइम चला जाएगा, उससे अच्छा मैं भी 50 एमसीक्यू और लगा देता हूँ कम से कम। तो ये हो जाता है उस पॉइंट पर। तो अभी थोरो स्टडी का टाइम है, अभी थोरो स्टडी कर लीजिए, हर वैरायटी हर चीज़ें आप देख लीजिए। आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये शॉर्टकट आ रहा है इस तरीके से, आपकी कॉपी में सब नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। आप कहीं पर अटकोगे किसी एमसीक्यू में, तुरंत पेज पलटे, आपको दिख गया कि ये आया, कैसे आया था एक बार माइंड में, तुरंत फटाफट से आपको रिकॉल हो गया, आगे बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसेप्ट के साथ डेटा अगर याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो ये तो हो गया क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप कि अभी क्यूब वाले क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे। तो क्यूब में इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस जो है आपको पूछ सकता है पेपर में, और ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो बनने चाहिए हम लोगों से। ठीक है, तो अब इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एंड कर दूँ क्या, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लैडर का क्वेश्चन भी आपको बताना था, बट लैडर का क्वेश्चन आपको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। ये वीडियो ऑलमोस्ट 52-40 अभी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे आपको मैं लैडर का क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। होपफुली अब अगली वीडियो तो और इससे ज़्यादा छोटी रहेगी, क्योंकि अब एक ही चीज़ बचा हुआ है, लैडर का कंसेप्ट। आपको इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, कैपेसिटर का, वो आपसे बनने लग जाएगा। दूसरा फिर आपको मैं, और दूसरा इसके आगे फिर आपको लैडर के साथ साथ एक इन्फानाइट लैडर का तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और लैडर इन्फानाइट वाला जो है उसको पढ़ने के बाद हम लोग इंक्रीजिंग लैडर जो है उसके क्वेश्चन भी बनाएंगे। वो भी एक थोड़ा नया वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो रहेगा वो लैडर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा, और फिर उसके बाद आगे चल के स्टार एंड डेल्टा जो है वो पढ़ेंगे, ताकि आपको एकदम जब इक्विवेलेंट पढ़ रहे हो तो इक्विवेलेंट के सारे एस्पेक्ट जो है वो क्लियर रहने चाहिए। तो ये वीडियो अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अब अगली क्लास में। आई होप आप एकदम मस्त तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी स्टडी सीरीज को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मस्त तरीके से पढ़ते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।